Assalamualaikum. So in this video we have to study about the database architecture and its components. Basically आज हम डिटेल में इसका आर्किटेक्चर और कंपोनेंट्स पढ़ेंगे. So मे भी ये वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाए. So विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम इसको स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आर्किटेक्चर क्या होता है, ठीक है. देखें, डेटाबेस को सपोर्ट करने के लिए हम लोग मल्टीपल यूजर्स व्यूज को दिखाते हैं. उसमें तीन तरह के हमारे पास व्यूज आते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सटर्नल लेयर, सेकंड कंसेप्चुअल लेयर एंड थर्ड वन इज इंटरनल लेयर. ओके हो गया. इस सारे के सारे आर्किटेक्चर को हम लोग एंटी स्पार्क भी कहते हैं, जिसकी फुल फॉर्म बनती है स्टैंडर्ड्स प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट्स कमेटी ऑफ एनसी. एनसी बेसिकली एक इंटरनेशनल ग्लोबल स्टैंडर्ड होता है जो कि इन सारे के सारे प्लानिंग्स को देख रहा होता है. The objective of the three levels architecture is to separate each user view from the way database is physically represented. Basically इन सबको हम लोग डिफरेंशिएट किस तरह करते हैं और हम लोग नेक्स्ट वाली स्लाइड में देखते हैं. देखें, मेरे पास कोई भी एक सॉफ्टवेयर होता है. अब सॉफ्टवेयर में जो मुझे फ्रंट एंड पे दिखाई दे रहा होता है, जिससे यूजर इंटरेक्ट कर रहा होता है, लाइक आप और हम लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं, उसको हम लोग कहते होते हैं एक्सटर्नल व्यू. ठीक हो गया. अब सेंटर में हमारे पास आती है लेयर 2, जिसको हम लोग कहते होते हैं कंसेप्चुअल लेवल या फिर कंसेप्चुअल लेयर. इसमें क्या होता है कि हम लोग जो एक लॉजिकली लिंकिंग होती है बिटवीन द फ्रंट एंड एंड बैक एंड, उसको हम लोग कंसेप्चुअल लेयर कहते हैं. और जो थर्ड लेयर होती है जिसको हम लोग फिजिकल लेयर कहते हैं, जिसको हम फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस भी कहते हैं, उसमें बेसिकली क्या होता है कि हमारी एक्चुअल डेटाबेस पड़ी होती है. समझे, एक्चुअल डेटाबेस जहाँ पे पड़ी होती है वो हमारा फिजिकल लेवल होता है. जहाँ पे लॉजिकली मैचिंग हुई होती है उसको हम लोग कंसेप्चुअल लेवल कहते हैं. और जो फ्रंट एंड लाइक यूजर इंटरेक्शन के लिए बनाई गई होती है उसको हम लोग एक्सटर्नल व्यू कहते हैं. सो ये और लेट्स अनदर एग्जांपल है कि ये यूजर की रिपोर्ट है, ठीक है. स्क्रीन क्या कर रही है, कंसेप्चुअल स्कीमा बना रही है जो कि हमें स्क्रीन को डिस्प्ले करने में मदद करवा रही है. और लास्ट में मेरे पास Q3 में क्या हो रहा है कि ट्रांजैक्शंस को हैंडल किया जा रहा है, जो कि डेटाबेस का काम होता है. सो नेक्स्ट मूव करते हैं. ये भी सेम एग्जांपल वैसे ही है. देखें, एंड यूजर्स हैं, लाइक हम लोग हैं, ठीक है. वो एक डेटाबेस मैनेजमेंट एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं, ठीक हो गया. और वो एप्लीकेशन की जो डेटाबेस है वो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास इसका फिजिकल स्कीमा आ जाएगा. यहाँ हमारे पास इसकी फिजिकल व्यू आ जाएगा जहाँ पे एक्चुअल डेटाबेस पड़ी हुई है. तो ये सारी के सारे एग्जाम्पल भी वैसे ही हैं. और यहाँ पे हमारे पास जो हमें यूजर दिखाई दे रहे हैं ये बेसिकली हमारा कंसेप्चुअल स्कीमा हो जाएगा. और ये लास्ट पे हमारे पास जो है ये जो फिजिकल व्यू बन रहा है. अगर हम इसको डिटेल में स्टडी कर रहे हैं तो एक्सटर्नल लेवल पे इट इज द इंडिविजुअल यूजर लेवल. एक्सटर्नल स्कीमा इज यूज्ड टू जनरेट डिफरेंट एक्सटर्नल व्यूज एंड एक्सटर्नल रिकॉर्ड्स. एन एक्सटर्नल रिकॉर्ड इज अ रिकॉर्ड एज सीन बाय अ पर्टिकुलर यूजर. ठीक हो गया. Database management system uses external schema to create a user interface which is both facility and barrier. An external record may be a virtual one created by combining different physical records, hiding certain data items and performing operations on them. The external schema evolves as the user needs are changed over time. If we are talking about the conceptual layer or the conceptual level, so this level describe what data is stored in the database. Like database के अंदर किस तरह का डाटा स्टोर हो रहा है, उनका आपस में रिलेशन क्या बन रहा है. लॉजिकल स्ट्रक्चर जो बनता है ना किसी भी डेटाबेस को बनाने में, वो कंसेप्चुअल लेयर के अंदर आता है. और इसके अंदर और क्या होता है, बेसिकली हम लोगों ने कंस्ट्रेंट्स अप्लाई किए होते हैं. अब कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग उसकी सिक्योरिटी को इन्हांस करने के लिए कुछ कीवर्ड्स यूज करते हैं SQL के अंदर. फॉर एन एग्जाम्पल कि मैं चाहता हूँ कि भाईजान मैं अगर कोई वेबसाइट बना रहा हूँ, उस वेबसाइट के ऊपर मेरे पास एक आईडी कार्ड से एक बंदा ही रजिस्टर कर सकते हैं. ठीक हो गया. तो ये जो मैं प्रॉपर्टी लगाऊंगा इसको हम कहते हैं कंस्ट्रेंट. तो डाटा सिक्योरिटी इंटेग्रिटी इंफॉर्मेशन को इनहांस करता है कंसेप्चुअल लेयर के अंदर. कंसेप्चुअल लेयर के अंदर मेरे पास जो है वो कंसेप्चुअल रिकॉर्ड्स बनते हैं. ठीक हो गया. अब इंटरनल लेयर के अंदर जैसा कि हमें अब ऑब्वियसली ऑलरेडी पता है कि डेटाबेस ऑफ द कंप्यूटर होती है. ये डिस्क्राइब करता है कि हमारे पास डाटा कहाँ पे स्टोर होगा, किस फॉर्म में स्टोर होगा, कितनी स्टोरेज को वो लेगा, इंटरनल रिकॉर्ड्स का क्या होगा. सिंगल स्टोर रिकॉर्ड के अंदर जो डाटा को ऑर्गेनाइज करता है डेटाबेस के अंदर, वो सारा काम किसमें होता है, इंटरनल लेवल के अंदर. ओके. अब देखें, ओवरऑल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटाबेस इज नाउन एज डेटाबेस स्कीमा. इस सारे के सारे प्रोसेस को हम लोग डेटाबेस स्कीमा कहते हैं. हमारे पास तीन तरह के स्कीमाज होते हैं, एक्सटर्नल स्कीमा,
कंसेप्चुअल स्कीमा, इंटरनल स्कीमा। ओके, सो एक्सटर्नल स्कीमा क्या करता है, बेसिकली कंसेप्चुअल मैपिंग करता है बिटवीन द एक्सटर्नल व्यू एंड कंसेप्चुअल व्यू। देखिए लेट्स से कि आपने एक वेबसाइट ओपन की है, ठीक हो गया। अब जो बंदा स्क्रीन पे क्या देख रहा है, अगर वो लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करते हैं तो बैकएंड पे क्या हो रहा है, इन दोनों चीजों को आपस में जो चीज रिलेट करती है और जो इनका रिलेशन बनाती है उसको हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल स्कीमा। अब बैकएंड पे क्या हो रहा है और डेटाबेस में क्या हो रहा है, ठीक हो गया, इंटरनल व्यू में क्या हो रहा है, इन दो चीजों का जो आपस में रिलेशन करवाते हैं उसको हम लोग कहते हैं कंसेप्चुअल स्कीमा, जिसको हम लोग इंटरनल मैपिंग भी कहते हैं। ओके हो गया। अब टाइप ऑफ डाटा इंडिपेंडेंसीज क्या होता है, the major objective for the three level architecture is to provide data independencies which mean that the upper level are unaffected by changing in the lower level। अब देखें लाइक मैं एक वेबसाइट बना ली है, तो जब मैं उसकी डेटाबेस के अंदर कोई चेंज कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली सी बात है मेरे पास फ्रंट एंड तो वैसे ही करेगा। इफ मैं पहले लॉगिन बटन के क्लिक करने से मेरे पास डाटा बैकएंड में सेव नहीं हो रहा है, एज इन केस के मैंने कोई क्यूरी अंदर से नहीं लगाई हुई थी, जब मैं बैकएंड को ठीक कर रहा हूँ तो फ्रंट एंड उसे इफेक्ट नहीं होगा। ठीक हो गया। सो अपर लेवल आर नॉट अफेक्टेड बाय चेंजिंग इन द लोअर लेवल। There are two types of data independencies. First of all is logical data independence and second is physical। Okay, in logical data independence बेसिकली क्या करता है कि लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंसीज जो है वो एक्सटर्नल लेवल को इम्यूनिटी फ्राहम करता है कंसेप्चुअल लेवल के अंदर चेंजेस करने के लिए। अब कंसेप्चुअल लेवल के अंदर जब हम चेंजिंग करते हैं, कोई भी पॉसिबल चेंज हम लोग उसमें कर सकते हैं, तो वो एक्सटर्नल लेवल के जो उसको इफेक्ट नहीं करेगा। ठीक हो गया। जब मैं कंसेप्चुअल, मैंने आगे वही डेटाबेस वाले एग्जांपल आ गई ना दोबारा फिर से, कि फिर अगर मैं डेटाबेस को चेंज कर रहा हूँ तो मेरे पास फ्रंट एंड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक हो गया। सो बट इफ अगर हम बात करते हैं अगले नेक्स्ट टॉपिक की, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस। तो इसमें क्या होता है कि कंसेप्चुअल लेवल को इम्यूनिटी फ्राहम करता है इंटरनल लेवल के अंदर चेंजिंग करने के लिए। अब इंटरनल लेवल के अंदर जो जितनी भी पॉसिबल चेंजेस हैं वो कंसेप्चुअल लेवल को इफेक्ट किए बिना हम लोग उसमें कर सकते हैं। सो द सेकंड पॉइंट इज द इंटरनल लेवल चेंजेस सच एज डिफरेंट फिजिकल सीक्वेंसेस ऑफ रिकॉर्ड स्विचिंग फ्रॉम वन एक्सेस मेथड टू अनदर, change of data structure using new storage devices should not affect on the conceptual level। आई होप सो कि आपकी बात क्लियर होगी। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ओके, सो अब हम लोग बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस एनवायरनमेंट की। सो कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस एनवायरनमेंट में हमारे पास क्या क्या होता है, हमारे पास एक एप्लीकेशन प्रोग्राम होती है, रिपोजिटरी होती है, डेटाबेस होती है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है और यूजर ग्रुप्स होता है। अब इनको वन बाय वन स्टडी कर लेते हैं। इफ अगर आप एक एग्जांपल देखें तो सबसे पहले मेरे पास यूजर ग्रुप आएगा जो कि इंटरेक्ट करेगा एप्लीकेशन से, एप्लीकेशन इंटरेक्ट करेगी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से, जो कि आगे बहुत रिएक्ट कर रहा है रिपोजिटरी और डेटाबेस के साथ। अब मेरे पास एप्लीकेशंस क्या होती हैं, बेसिकली प्रोग्राम्स होते हैं जो कि यूज किए जाते हैं इंटरेक्ट करने के लिए विद डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक हो गया। वन पॉइंट। सेकंड चीज, ये फ्रंट एंड होते हैं फॉर द यूजर्स के लिए, लाइक हम लोगों के लिए। अब हम लोग जब कोई वेबसाइट ओपन करते हैं हमें नहीं पता होता कि बैकएंड में क्या क्वेरीज चल रही हैं, क्या नहीं चल रही हैं, डेवलपर ने क्या बनाया हुआ है। ठीक है, हम लोग जस्ट फ्रंट एंड के इसके साथ इंटरेक्ट करते हैं, उसी के थ्रू हम लोग अपना सारा प्रोसीजर करते हैं। अब उसके ऑपरेट करने के लिए क्यूरीज जो कि लैंग्वेज है, सीक्वल क्यूरी लैंग्वेज एसक्यूएल यूज की गई होती है, जिसको हम लोग स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज भी कहते हैं, उसको एज एन सीक्वल भी हम लोग प्रोनाउंस कर लेते हैं। ठीक हो गया। सो इसका बैकएंड का सारा काम होता है डेटाबेस के अंदर। अब डेटाबेस के सेम वही चीज, ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डाटास। ठीक हो गया। बैकएंड में हम लोगों ने एसक्यूएल को यूज करते हुए कुछ डाटा सेव किया हुआ है। ठीक हो गया। ये क्या कहता है, इंफॉर्मेशन नीड ऑफ मल्टीपल यूजर्स इन ऑर्गेनाइजेशंस को ये हैंडल करते हैं। अकरेंसीज ऑफ डाटा होता है जो कि हमारे पास एक्चुअल डाटा होता है किसी भी साइट का। अब थर्ड पॉइंट में हमारे पास आता है रेपोजिटरी, जिसको हम लोग डाटा डिक्शनरी भी कहते हैं, लाइक डीडी। ओके, सो ये क्या करता है, ये डाटा डेफिनेशंस को, रिलेशनशिप्स को आपस में जोड़ के रखता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग इसके लिए एक टर्म मेटा डाटा भी यूज करते हैं। ठीक हो गया। ये इस तरह की इंफॉर्मेशन रखता है अपने पास, लाइक किसी फील्ड का नाम हो गया, उसकी डाटा टाइप होगी, उसका साइज, लाइक मेरे पास एक नेम है, उसको मैं फील्ड नेम मेरे पास आ गया नेम, डाटा टाइप उसको क्या दूंगा, वैर। ठीक हो गया। साइज में उसको ऑलमोस्ट आप मान लें कि मैं उसको दे देता हूँ 100।
ठीक हो गया। कंस्ट्रेंट में मैं उसको डिफॉल्ट दे सकता हूँ, नॉट नल दे सकता हूँ। नॉट नल का मतलब होता है कि लाइक ये क्वेरी मेरे पास खाली नहीं आनी चाहिए। ओनरशिप, सिक्योरिटी, रिस्ट्रिक्शन, स्कीमा, मैपिंग इंफॉर्मेशन, सारा कुछ हमारे पास डीडी हैंडल कर रहा होता है। डाटा डिक्शनरी जिसको हम लोग रेपोजिटरी कहते हैं। सो इट मे बी रिगार्डेड एज अ डेटाबेस इन इट्स ऑन राइट, but a system database rather than a user database. It is mandatory for the database management operations. DD has some significances for database management system as is the significance of file allocation table of an operating system. अब थर्ड चीज हमारे पास आती है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये आप हम लोगों ने पहले भी पढ़ा होता है क्या होता है। बेसिकली ये कमर्शियल सॉफ्टवेयर सिस्टम्स होते हैं जो कि आम यूजर्स के लिए नहीं होते, बेसिकली प्रोग्रामर्स के लिए होते हैं जो किसी डेटाबेस को हैंडल कर रहे होते हैं। इनका काम क्या होता है, क्रिएट करना, मेंटेन करना, कंट्रोल प्रोवाइड करना, एक्सेस देना डेटाबेस तक। ठीक हो गया। अब इनके तीन बेसिक फंक्शंस होते हैं। डिफाइन क्या करेंगे किसी भी डेटाबेस को, उसकी मेटा डाटा जो डीडी है, ठीक हो गया, तो ये उनको एक्सप्लेन करेगा, उनकी डाटा स्टोरेज को एक्सप्लेन करेगा। कंस्ट्रक्टिव में क्या होता है कि हम लोग डाटा को स्टोर कर रहे होते हैं, ठीक हो गया। और मैनिपुलेटिंग में क्या होता है कि हम लोग उसके अंदर क्यूरीज रन कर रहे होते हैं। लाइक मैंने एक बंदे का नाम रखा, बाद में उसने वेबफॉर्म के ऊपर नाम चेंज करवाया, अब उसका नाम चेंज करना पड़ गया, तो क्या करेगा वो उसको अपडेट करेगा। इस तरह की जो क्यूरीज है हम लोग मैनिपुलेटिंग के अंदर हैंडल कर रहे होते हैं। अब इनको मैनेज करने के लिए हमारे पास डिफरेंट किस्म के सॉफ्टवेयर आते हैं, जिनमें जो पॉपुलर तीन हमारे पास वो MS Oracle है, ठीक हो गया, Oracle SQL है, SQL सर्वर है, और MySQL वगैरह। इसके अंदर हम लोग जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं हम लोग उसमें वर्कबेंच, पावरशेल वगैरह, ये काफ़ी सारे हैं जो बहुत सारे पॉपुलर है जो हम लोग इस आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अंदर यूज करते हैं। सो इफ अगर हम बात करते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की लैंग्वेजेस की, तो हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस आती हैं। बेसिकली SQL ही लैंग्वेज है, बट उसको हम लोग 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं DDL, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ये यूजर को अलाउ करती है किसी भी डेटाबेस का स्ट्रक्चर बनाने के लिए, ठीक हो गया, उसमें रोज एंड कॉलम्स को बनाने के लिए, उनकी डाटा टाइप्स को मेंशन करने के लिए, ठीक है, उनके ऊपर कंस्ट्रेंट्स को अप्लाई करने के लिए, जो कि डेटाबेस का जस्ट एक स्कीमा बनाता है। अब सेकंड थिंग हमारे पास आती है DML, जिसको हम लोग कहते हैं डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ये यूजर को अलाउ करता है अब उस स्ट्रक्चर के अंदर डाटा को इंसर्ट करने के लिए, अपडेट करने के लिए, डिलीट करने के लिए, और रिट्रीव करने के लिए, ठीक हो गया। थर्ड फॉर्म जो हमारे पास आती है उसको हम कहते हैं DCL, जो कि है डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। ये क्या करता है, अलाउ करता है यूजर को टू डिफाइन डिफरेंट यूजर्स फॉर डेटाबेस एंड देयर प्रिविलेजेस। ओके, सो हमारे पास जो फिफ्थ पॉइंट आएगा वो आएगा यूजर्स ग्रुप। अब देखिए, मैंने डेटाबेस बना ली, मैंने सॉफ्टवेयर बना लिया, मैंने वेबसाइट बना ली, अब उसको किसी ने यूज भी तो करना है ना। उसको यूज करने के लिए हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ यूजर्स आते हैं। सबसे पहले आते हैं सिस्टम डेवलपर्स। अब जो सिस्टम को यूज करें, प्रोग्रामर्स हो गए, ठीक हो गया। अब वेबसाइट एक आम बंदा तो नहीं बना सकता, कोई ना कोई प्रोग्रामर होगा, उसने कोई कोडिंग लैंग्वेज सीखी होगी, वो बनाएगा। तो एक तो यूजर हमारे पास हो गया। सेकंड होते हैं एंड यूजर्स, ठीक हो गया। और मैं आगे दो तरह से आते हैं कि नए यूजर्स हैं या फिर वो सोफिस्टिकेटेड यूजर्स हैं। ऑलमोस्ट होते दोनों एंड यूजर्स हैं। लाइक एक बंदा MS वर्ड यूज कर रहा है और एक बंदा उसमें बहुत प्रोफिशिएंटली यूज करे, कभी नहीं है, वो बेचारा स्लो टाइपिंग कर रहा है, तो दोनों हैं तो एंड यूजर्स ही। बट उन दोनों को नहीं पता कि बैकएंड में ये सॉफ्टवेयर बना कैसे हुआ है। बनाने वाला सिस्टम डेवलपर, यूज करने वाला एंड यूजर, ठीक हो गया। थर्ड हमारे पास जो बंदा आता है उसको हम कहते हैं डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, जो कि एक ओवरऑल पर्सन होता है जो सारी की सारी मैनेजमेंट को, उसके कंट्रोल को, सिस्टम्स को देख रहा होता है, उसमें होने वाली डिस्कसिंग को वो देख रहा होता है, डेवलपिंग और उसको मेंटेन भी कर रहा होता है, उसकी सिक्योरिटी को चेक कर रहा होता है, बैकअप एंड रिकवरी को देख रहा होता है, ठीक हो गया, और उसकी परफॉर्मेंस को वो मॉनिटर कर रहा होता है, और डेवलपिंग ऑपरेटर्स प्रोसीजर्स को वो परफॉर्म कर रहा होता है। लास्ट पे हमारे पास जो एक मेन पॉइंट आता है कंपोनेंट ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। बेसिकली डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक बहुत ही हाईली कम्प्लेक्स और सोफिस्टिकेटेड पीस ऑफ सॉफ्टवेयर है जो कि हमें प्रोवाइड करता है सर्विसेज एज डिस्कस्ड को, ठीक हो गया। अब कुछ कंपोनेंट्स और मॉड्यूल्स को हम लोग इसमें स्टडी करने वाले, लाइक मेरे पास डेटाबेस इंजन हो गया, डाटा डिक्शनरी हो गया, क्वेरी प्रोसेसर हो गया, रिपोर्ट राइटर हो गया, फॉर्म जनरेटर हो गया, कम्युनिकेशन एंड इंटीग्रेशन यूटिलिटीज हो गया, एंड सिक्योरिटी यूटिलिटीज हो गया, ठीक हो गया। ओके, सो सबसे पहले भी देखें कि मेरे पास डेटाबेस इंजन क्या होता है। ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर स्टोरिंग, रिट्रीविंग एंड अपडेटिंग द डाटा।
डाटा डिक्शनरी क्या करता है कि मेटा डाटा को होल्ड करके रखता है फॉर दी फॉलोइंग टेबल्स। ठीक हो गया। क्यूरी प्रोसेसर क्या काम करती है, यूजर को अलाउ करती है स्टोर करना और डाटा रिट्रीव करना विद द यूजेज ऑफ क्यूरी लैंग्वेज। ये एक मेन पॉइंट आ गया आपके पास। ठीक हो गया। रिपोर्ट राइटर क्या करता है कि डाटाबेस की रिपोर्ट को जनरेट करेगा, नाम से जाहिर है। फॉर्म जनरेटर क्या करता है, हाथ करता है क्रिएट इनपुट फॉर्म्स फॉर टास्क सच एज डाटा एंट्री। ठीक हो गया। एप्लीकेशन जनरेट क्या करती है, उसके पास टूल्स होते हैं, मेन्यूज लाइक टूल बार जनरेटर्स होते हैं जो असिस्ट करते हैं डेवलपर्स को अपनी एप्लीकेशन को कंप्लीट करने में। सेकंड लास्ट पॉइंट इज द कम्युनिकेशन एंड इंटीग्रेशन यूटिलिटीज, हेल्प करता है डाटा स्टोरेज में। और यूजेज इसका डिफरेंट मशीन्स फॉर मशीन लोकेशंस लाइक यूज होता है। सिक्योरिटी यूटिलिटीज के अंदर इस्टेब्लिश और मेंटेन करने के लिए सिक्योरिटी एक्सेस कंट्रोल को। सो ये इसके मेजर कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आएगा। आई होप सो कि आपको समझ लगी होगी। और आज के लेक्चर यहीं तक था। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।